हेलो फ्रेंड्स, क्यूएपीडिया में आपका स्वागत है और यह है हमारा ब्लॉग QApedia.com। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो है एजाइल मॉडल, SDLC मॉडल्स, एजाइल मॉडल। और जो सब टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे वो है एजाइल मॉडल, डिसएडवांटेजेस ऑफ एजाइल मॉडल, व्हाट इज एजाइल मॉडल, प्रोसेस इन्वॉल्व इन ईच रिलीज ऑफ स्प्रिंट, एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड एजाइल मॉडल, points to remember, advantages of agile model, disadvantages of agile model, when to use agile model, summary of the session, question for the session. So start करते हैं agile model। लास्ट सेशन में हमने डिस्कस किया था वी मॉडल के बारे में। वी मॉडल वाटरफॉल मॉडल के कंपैरिजन में एक अच्छा SDLC मॉडल है, एक बेटर SDLC मॉडल है। बट वी मॉडल में भी कुछ डिसएडवांटेजेस हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हैं, और वो सारी प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं। फर्स्ट प्रॉब्लम है नो रिक्वायरमेंट चेंज। तो अगर एक बार रिक्वायरमेंट एनालिसिस फेज ओवर हो गया तो उसके बाद रिक्वायरमेंट चेंज नहीं कर सकते हैं वी मॉडल में, जब तक कि हमारा फर्स्ट प्रोडक्ट लॉन्च नहीं हो जाए। और ये होने में भी 3 to 4 months ऑफ टाइम या 3 से 4 महीने का टाइम लग ही जाता है। देन टाइम। सो जब हमें हमारा फर्स्ट प्रोडक्ट लॉन्च करना होता है तो वाटरफॉल मॉडल में हमें 1 साल का टाइम लगता है और वी मॉडल में हमें 3 से 4 महीने लगते हैं। तो जो टाइम है वो बहुत कम हो जाता है वी मॉडल में एज कम्पेयर टू वाटरफॉल मॉडल। बट ये भी इनफ नहीं है और हमें हमारा जो प्रोडक्ट है वो और जल्दी अगर मार्केट में लाना है तो हमें एक न्यू टाइप ऑफ मॉडल चाहिए था जिसको कि हम कहते हैं एजाइल मॉडल। देन होता है डॉक्यूमेंटेशन ओवरलोड। वी मॉडल भी वाटरफॉल मॉडल की तरह ही बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन प्रेफर करता है। हमें बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन करनी पड़ती है, बिजनेस रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट, फंक्शनल रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट एंड ऑल दोस थिंग्स। तो ये प्रोसेस क्या होती है, बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होती है। डॉक्यूमेंटेशन अगर ज़्यादा होता है तो टाइम बहुत ज़्यादा लगता है और इसको हम डॉक्यूमेंटेशन ओवरलोड भी कहते हैं, क्योंकि बहुत सारा डॉक्यूमेंटेशन जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है वो भी हमें इंक्लूड करना पड़ता है। फिर लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी अनलाइक एजाइल अप्रोच। तो वी मॉडल फ्लेक्सिबल नहीं है क्योंकि हमने देखा था कि रिक्वायरमेंट चेंज पॉसिबल नहीं है वी मॉडल में। तो वी मॉडल उतना फ्लेक्सिबल नहीं है क्योंकि हम उसमें रिक्वायरमेंट चेंज नहीं कर सकते। तो कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट जहाँ पर कि रिक्वायरमेंट चेंज अलाउड हो, फ्रीक्वेंटली रिक्वायरमेंट चेंज अलाउड हो, तो वहाँ पे हमें केवल एजाइल डेवलपमेंट अप्रोच को ही यूज़ करना चाहिए, वी मॉडल या वाटरफॉल मॉडल यूज़ नहीं करना चाहिए। तो बिकॉज ऑफ ऑल दिस डिसएडवांटेजेस, ये सारे डिसएडवांटेजेस के कारण ही हमें एक नया या बेटर SDLC मॉडल चाहिए, एक बेहतर SDLC मॉडल चाहिए। और इसीलिए एजाइल मॉडल पिक्चर में आता है एज अ रिप्लेसमेंट ऑफ वी मॉडल एंड वाटरफॉल मॉडल। तो व्हाट इज एजाइल मॉडल? एजाइल मॉडल क्या होता है? तो एजाइल मॉडल एक SDLC मॉडल होता है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल मॉडल होता है। ओके। एजाइल मॉडल जब एक कॉम्बिनेशन होता है इटरेटिव एंड इंक्रीमेंटल प्रोसेस का। ओके। एजाइल मॉडल किसी भी वर्किंग सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट के रैपिड डिलीवरी के ऊपर काम करता है, मतलब कोई भी वर्किंग सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट जल्दी से जल्दी डिलीवर किया जा सके उस बेसिस पे काम करता है। एजाइल मेथड क्या करती है, एक बड़े से प्रोडक्ट को छोटी छोटी स्मॉल इंक्रीमेंटल बिल्ड्स में तोड़ देती है, ब्रेक कर देती है। ये जो बिल्ड्स होती हैं इनको हम इटरेशन में प्रोवाइड करते हैं, इसीलिए इन बिल्ड्स को इटरेशन भी कहते हैं। तो इसके दो नाम हो गए, एक हो गया बिल्ड, एक हो गया इटरेशन। अभी जो बिल्ड्स होती हैं ये इंक्रीमेंटल होती हैं, तो इसीलिए इसको हम एजाइल को हम कहते हैं इंक्रीमेंटल इटरेटिव अप्रोच। एजाइल मॉडल को हम कहते हैं इंक्रीमेंटल इटरेटिव अप्रोच। तो यहाँ पर हमने पढ़ा भी था, एजाइल मॉडल जो है वो इटरेटिव एंड इंक्रीमेंटल प्रोसेस का कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है। तो अभी जो इटरेशंस होती हैं या जो बिल्ड होती हैं जनरली ये 2 वीक्स की होती हैं। ओके। और इसको हम स्प्रिंट या रिलीज भी बोलते हैं। तो रिलीज या स्प्रिंट या बिल्ड, चार नाम हो गए यहाँ पर। इसको हम बिल्ड भी बोल सकते हैं, इटरेशन भी बोल सकते हैं, स्प्रिंट भी बोल सकते हैं और रिलीज भी बोल सकते हैं। तो जो सबसे पॉपुलर नाम है वो है स्प्रिंट, जनरली हम इसको स्प्रिंट बोलते हैं। एजाइल मॉडल में क्रॉस फंक्शनल पीपल जो होते हैं वो एक ही टीम में काम करते हैं।
क्रॉस फंक्शन मतलब डेवलपर्स, टेस्टर्स, मैनेजर्स, बिजनेस एनालिस्ट, डिज़ाइन टीम, सारे अलग अलग टेक्नोलॉजी के लोग एक ही टीम का पार्ट होते हैं। दे आर ऑल पार्ट ऑफ सेम टीम। अब एजाइल मॉडल में हम क्या करते हैं, एक बड़े से टास्क को स्मॉल स्मॉल टाइम फ्रेम्स में डिवाइड कर लेते हैं। सेम चीज़ यहाँ पर भी लिखी थी कि एजाइल मेथड जो है वो एक बड़े से प्रोडक्ट को स्मॉल इंक्रीमेंटल बिल्ड्स में ब्रेक कर देती है। तो सेम चीज़ यहाँ पर भी लिखी है कि हम बड़े से टास्क को स्मॉल टाइम फ्रेम्स में डिवाइड कर देते हैं। इसका मतलब ये है कि जो रिक्वायरमेंट्स है उसको हम छोटे छोटे टाइम फ्रेम्स में डिवाइड कर देते हैं। और ईच टाइम फ्रेम जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, रिलीज कहते हैं या स्प्रिंट कहते हैं। ओके, ये हमने पहले ही पढ़ा था। इसको हम स्प्रिंट या रिलीज कहते हैं, इटरेशन भी कहते हैं, बिल्ड भी कहते हैं, या फिर स्प्रिंट या रिलीज भी कहते हैं। अब हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि ईच रिलीज में या ईच स्प्रिंट में हम एक वर्किंग प्रोडक्ट को डिलीवर करें, और उस वर्किंग प्रोडक्ट में कुछ ना कुछ फीचर्स होने चाहिए, कुछ ना कुछ फंक्शनैलिटी होना चाहिए, उसमें टास्क का रिक्वायरमेंट होना चाहिए। अभी हम देख सकते हैं इस पर्टिकुलर डायग्राम में कि जो हमारा प्रोजेक्ट है उसमें बहुत सारे रिक्वायरमेंट्स हैं, रिक्वायरमेंट 1, रिक्वायरमेंट 2, रिक्वायरमेंट 3, रिक्वायरमेंट 4, रिक्वायरमेंट 5, इस तरीके से टोटल 100 रिक्वायरमेंट्स हैं हमारे प्रोजेक्ट में। तो एजाइल मॉडल क्या करता है, वो ब्रेक करता है एक बड़े प्रोडक्ट को स्मॉल स्मॉल इंक्रीमेंटल बिल्ड्स में, छोटे छोटे बिल्ड्स में। एक या फिर उसको हम क्या बोलते हैं कि एक बड़े टास्क को स्मॉल स्मॉल टाइम फ्रेम्स में डिवाइड कर देता है। मतलब रिक्वायरमेंट्स को स्मॉल स्मॉल टाइम फ्रेम्स में डिवाइड कर देता है, और जो एक एक टाइम फ्रेम होती है उसको हम क्या कहते हैं, रिलीज या स्प्रिंट कहते हैं। तो ये जो हमारे इतने सारे रिक्वायरमेंट्स हैं इनको अलग अलग टाइम फ्रेम में हमने डिवाइड कर लिया यहाँ पर। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो फर्स्ट टाइम फ्रेम है वो है स्प्रिंट नंबर 1, जो सेकंड टाइम फ्रेम है वो है स्प्रिंट नंबर 2, जो थर्ड टाइम फ्रेम है उसको हम कहते हैं स्प्रिंट नंबर 3। ईच एंड एवरी टाइम फ्रेम को हम कहते हैं स्प्रिंट या फिर रिलीज, हम यहाँ स्प्रिंट बोलेंगे। तो फर्स्ट हमारा जो टाइम फ्रेम है, जो हमारी फर्स्ट स्प्रिंट है उसमें कितने फीचर्स हैं, 5 फीचर्स हैं। सेम वे जो सेकंड स्प्रिंट होगी उसमें हमारे कितने होंगे, अगेन 5 मोर फीचर्स होंगे। फिर जो हमारी थर्ड स्प्रिंट है उसमें अगेन हमारे पास 5 मोर फीचर्स होंगे। तो फर्स्ट स्प्रिंट के बाद क्या होगा, एक वर्किंग सॉफ्टवेयर बनेगा जिसमें कि 5 फीचर्स होंगे। फिर सेकंड स्प्रिंट के बाद फिर से उसी वर्किंग सॉफ्टवेयर में 5 फीचर्स हम और ऐड कर देंगे, तो अभी उसमें 10 फीचर्स हो जाएंगे। फिर थर्ड स्प्रिंट में अगेन हम उसमें 5 फीचर्स और ऐड कर देंगे, तो उसमें 15 फीचर्स हो जाएंगे। इस तरीके से जो हमारा प्रोडक्ट है उसमें पहले 5 फीचर्स होंगे, फिर हमारे प्रोडक्ट में 5 फीचर्स और आ जाएंगे, और इस तरीके से जो नंबर ऑफ फीचर्स है वो इंक्रीज होते जाएंगे। तो हर एक इटरेशन के बाद हमारे प्रोडक्ट में फीचर्स जो है वो इंक्रीज होते जाते हैं। इसीलिए इसको हम कहते हैं इटरेटिव इंक्रीमेंटल इटरेटिव अप्रोच। इसको हम क्या कहते हैं, इटरेटिव एंड इंक्रीमेंटल प्रोसेस। इसीलिए एजाइल मॉडल को हम कहते हैं इटरेटिव इंक्रीमेंटल प्रोसेस या इटरेटिव इंक्रीमेंटल अप्रोच। तो अभी हम देख लेते हैं कि जो हमारी प्रोसेस होती हैं वो हर एक स्प्रिंट या रिलीज में कौन कौन सी प्रोसेस इन्वॉल्व होती हैं, क्या क्या प्रोसेस इन्वॉल्व होती हैं एक एक स्प्रिंट में। अब जो जो प्रोसेस इन्वॉल्व होती हैं रिलीज या स्प्रिंट में वो होती है प्लानिंग। इसको हम स्प्रिंट प्लानिंग भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, सारी की सारी रिक्वायरमेंट जो होती हैं प्लान की जाती हैं, जो भी रिक्वायरमेंट्स हमें काम करना है। लाइक अगर यहाँ 5 रिक्वायरमेंट्स हैं, इनको हम प्लान करते हैं कि हमें कौन सी रिक्वायरमेंट्स लेनी है। मान लीजिए इसमें फर्स्ट एक दिन का टाइम लगता है। फिर इन रिक्वायरमेंट्स को एनालिसिस किया जाता है, इसका एनालाइज होता है, बिजनेस एनालिस्ट की टीम इसको एनालाइज करती है। मान लीजिए इसमें भी एक दिन का टाइम लगता है। उसके बाद आर्किटेक्ट जो होता है वो वर्क फ्लोस जनरेट करता है इन सारी रिक्वायरमेंट्स के लिए। मान लीजिए इसमें 2 दिन का टाइम लगता है। फिर कोडिंग टीम क्या करती है, कोड प्रिपेयर करती है इन सारे के सारे वर्क फ्लोज के लिए, और उसके बाद टेस्टिंग टीम को दे देती है। मान लीजिए कोडिंग करने में 2 दिन का टाइम लगा। सेम वे अब टेस्टिंग टीम क्या करेगी, इसको टेस्ट करेगी, जो भी कोड प्रिपेयर हुआ, जो भी एप्लीकेशन तैयार हुई है। मान लीजिए टेस्टिंग टीम के पास 4 दिन का टाइम है, बट वो उसे 2 दिन में कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं, सो दैट अगर कोई डिफेक्ट फिक्सेस बची हुई हैं तो उनको हम रिमेनिंग टाइम में टेस्ट कर सकें। तो हम देख सकते हैं हर एक स्प्रिंट में 5 एक्टिविटीज होती हैं, प्लानिंग, रिक्वायरमेंट एनालिसिस, डिजाइनिंग, कोडिंग एंड टेस्टिंग। सेम वे स्प्रिंट 2 में भी सेम चीज़ है, प्लानिंग, रिक्वायरमेंट एनालिसिस, डिज़ाइन, कोडिंग
एंड टेस्टिंग। इस टाइप की एक्टिविटीज जो होती हैं वो हर एक स्प्रिंट में प्लान होती हैं। सो हमने ये देख लिया कि एक स्प्रिंट कंप्लीट करने के लिए हमें 10 वर्किंग डेज या फिर 2 वीक्स ऑफ टाइम का समय लगता है, इतना टाइम लगता है। और आफ्टर 2 वीक्स ऑफ टाइम हम क्या करते हैं, हमारा फर्स्ट वर्किंग प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं। इस पर्टिकुलर स्प्रिंट को हम इटरेशन भी कहते हैं, जितनी भी स्प्रिंट्स होती हैं उनको हम इटरेशन भी कहते हैं। फिर जो हमारा नया इटरेशन होता है या जो हमारी नई स्प्रिंट होती है, उसमें हम कुछ और न्यू रिक्वायरमेंट्स ऐड करते हैं, न्यू फीचर्स ऐड करते हैं, और फिर एक सेकेंड वर्जन ऑफ मॉडल लॉन्च करते हैं, सेकेंड वर्जन ऑफ वर्किंग प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं हमारी सेकेंड स्प्रिंट में। तो जो नया वर्जन होता है उसमें ज़्यादा फीचर्स होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो हमारा नया वर्जन है उसमें अभी हमारे फीचर्स इंक्रीज हो गए, हमारे प्रोडक्ट के अंदर फीचर्स इंक्रीज हो गए। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो इटरेशन होता है वो इंक्रीमेंटल होता है इन टर्म्स ऑफ फीचर। हर एक इटरेशन के साथ जो नए नए फीचर्स हैं वो ऐड होते चले जाते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि जो हमारा एजाइल मॉडल वो एक इंक्रीमेंटल इटरेटिव अप्रोच है। हर एक इटरेशन के साथ जो नंबर ऑफ फीचर्स है वो सॉफ्टवेयर में इंक्रीज होते जाते हैं। अभी हम एक काम करते हैं, हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल देख लेते हैं ताकि हमें एजाइल मॉडल अच्छे से समझ में आ जाए। सो हम एक एग्जांपल लेते हैं एक ई कॉमर्स वेबसाइट का, जहाँ पे हमारे पास कुछ फंक्शनैलिटीज़ हैं लाइक साइन अप, साइन इन, प्लेस ऑर्डर, सिलेक्ट प्रोडक्ट और ऐसी बहुत सारी फंक्शनैलिटीज़ हैं। ये सारी की सारी फंक्शनैलिटीज़ जो हैं उनको हम रिक्वायरमेंट्स कहते हैं बिजनेस एनालिस्ट की लैंग्वेज में। सो मान लो हमारे पास ऐसी 100 रिक्वायरमेंट्स हैं, और जो लिस्ट है सारी की सारी रिक्वायरमेंट्स की वो ये है: नेविगेट टू ई कॉमर्स वेबसाइट, check compatibility in Chrome browser, compatibility in Firefox, compatibility in Safari, check if you can create a registered account, check if you can sign in with the account you have created, check sign in is not allowed for wrong credentials, product search functionality, product browse functionality, product list page, प्रोडक्ट डिटेल्स पेज। तो ऐसी बहुत सारी फंक्शनैलिटीज़ हैं। तो मान लो हमारे पास ऐसी 100 फंक्शनैलिटीज़ हैं, अभी तक हमने केवल 63 किए हैं यहाँ पर, बट मान लो हमारे पास ऐसी 100 फंक्शनैलिटीज़ हैं। तो एजाइल मॉडल में हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले जो वेरी हाई प्रायोरिटी रिक्वायरमेंट्स होती हैं उनको लेते हैं अपनी वेरी फर्स्ट स्प्रिंट या वेरी फर्स्ट रिलीज के लिए, ठीक है ना। सो जो हमारी फर्स्ट स्प्रिंट होती है उसमें हम सारी की सारी रिक्वायरमेंट्स तो नहीं लेते हैं, हम केवल हाई प्रायोरिटी रिक्वायरमेंट्स को लेते हैं। तो मान लो हम कोई 5 रिक्वायरमेंट्स हमारी फर्स्ट स्प्रिंट के लिए लेते हैं, और मान लो वो 5 हाई प्रायोरिटी रिक्वायरमेंट जो है वो ये है: नेविगेट टू ई कॉमर्स वेबसाइट, compatibility in Chrome browser, check create a registered account, sign in with the account created, and sign in is not allowed for wrong credentials। तो ये 5 फीचर्स हैं या 5 रिक्वायरमेंट्स हैं जिसके लिए हम हमारा फर्स्ट वर्किंग सॉफ्टवेयर बनाने वाले हैं। तो हमारा फर्स्ट वर्किंग सॉफ्टवेयर जो होगा उसमें ये 5 फीचर्स अवेलेबल होंगे। अब मान लो हमारा फर्स्ट वर्किंग सॉफ्टवेयर तैयार हो गया, रेडी हो गया। अब हमें यह चीज़ ध्यान में रखना चाहिए कि जो हमारा फर्स्ट वर्किंग प्रोडक्ट है वो एक MVP है या नहीं। MVP का मतलब होता है मिनिमम वायबल प्रोडक्ट, एक ऐसा प्रोडक्ट जिसको हम प्रोडक्शन में लॉन्च कर सकते हैं या नहीं, ताकि एंड यूज़र उसको यूज़ करे। अब हमें ध्यान में ये रखना चाहिए कि कोई भी वर्किंग सॉफ्टवेयर, कोई भी ई कॉमर्स वेबसाइट जिसमें ये 5 फीचर्स हों वो एंड यूज़र के लिए यूज़फुल नहीं होता है। ओके, तो कोई भी ई कॉमर्स वेबसाइट विद अबव फीचर, ये सारे फीचर्स के साथ में, एंड यूज़र के लिए यूज़फुल नहीं होती है। ओके, एंड यूज़र के लिए जो सबसे मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है वो होती है ऑर्डर प्लेस करना, ऑर्डर क्रिएट करना। कोई भी ई कॉमर्स वेबसाइट तब तक यूज़फुल नहीं होती है जब तक वो ऑर्डर प्लेस करना या ऑर्डर क्रिएट करना अलाउ ना करे। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें कुछ और फीचर्स ऐड करना पड़ेंगे हमारे सॉफ्टवेयर में नेक्स्ट स्प्रिंट में या फिर नेक्स्ट रिलीज में, और फिर ये देखना पड़ेगा कि जो हमारा सॉफ्टवेयर है वो MVP है या नहीं, मिनिमम वायबल प्रोडक्ट है या नहीं। तो मान लो हम जो फीचर्स ऐड करने वाले हैं वो ये सब है: सर्च प्रोडक्ट, ब्राउज प्रोडक्ट, प्रोडक्ट लिस्ट पेज, प्रोडक्ट डिटेल्स पेज, शॉपिंग बैग पेज, और शॉपिंग बैग, ऐड टू शॉपिंग बैग एंड शॉपिंग बैग पेज। अब फिर से जो सॉफ्टवेयर सेकेंड वर्जन
ऑफ वर्किंग सॉफ्टवेयर है हमारे पास, उसमें भी ये सारे फीचर्स हैं, वो भी एक MVP नहीं है, मिनिमम वायबल प्रोडक्ट नहीं है, क्योंकि ऑर्डर क्रिएशन फंक्शनैलिटी तो अभी तक अवेलेबल नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें फिर कुछ और फीचर्स ऐड करना पड़ेगा। और मान लो हमने ये वाले फीचर्स ऐड किए नेक्स्ट स्प्रिंट, थर्ड स्प्रिंट में। सो थर्ड स्प्रिंट में जो फीचर्स हमने ऐड किए वो है चेकआउट बटन शॉपिंग पेज पे, चेकआउट पेज, शिपिंग एड्रेस एंड बिलिंग एड्रेस, पेमेंट ऑप्शन इन चेकआउट पेज, प्लेस ऑर्डर बटन ऑन चेकआउट पेज एंड ऑर्डर कंफर्मेशन पेज फीचर। तो अब जो हमारा प्रोडक्ट है वो एक MVP है, मिनिमम वायबल प्रोडक्ट है, क्योंकि अब हमारे पास ऑर्डर क्रिएशन फंक्शनैलिटी अवेलेबल है। तो अब इस प्रोडक्ट को हम प्रोडक्शन में लॉन्च कर सकते हैं और एंड यूजर इसको यूज कर सकता है। सो हमारा फर्स्ट वर्किंग सॉफ्टवेयर विथ MVP को लॉन्च होने में हमें कितने स्प्रिंट लगे, 3 स्प्रिंट लगे। वैसे तो ये थर्ड वर्किंग मॉडल है, बट MVP के साथ में ये फर्स्ट वर्किंग सॉफ्टवेयर है। इसे लॉन्च करने में मिले कि 3 स्प्रिंट या 3 रिलीज। हर एक स्प्रिंट जो होती है वो होती है 2 वीक्स की, तो इसका मतलब हमें लगे 6 वीक्स ऑफ टाइम टू लॉन्च आर फर्स्ट वर्किंग सॉफ्टवेयर विथ MVP, और ये टाइम V मॉडल से कम होता है। तो इस तरीके से जो हमारी एजाइल मॉडल है, हमारा एजाइल मॉडल है, वो काम करता है। अब कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें याद रखने चाहिए। एजाइल मॉडल में कोई भी रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट नहीं होता है, कोई भी हाई लेवल डिज़ाइन डॉक्यूमेंट नहीं होता है, लो लेवल डिज़ाइन डॉक्यूमेंट नहीं होता है, टेस्ट प्लान डॉक्यूमेंट नहीं होता है। तो एजाइल मॉडल में ये डॉक्यूमेंट्स नहीं होते हैं। तो ये स्टेटमेंट पढ़ने के बाद हमें ऐसा लगता है कि देर इज नो डॉक्यूमेंटेशन एजाइल मॉडल, एजाइल मॉडल में डॉक्यूमेंटेशन होता ही नहीं है, बट ये करेक्ट नहीं है। हमें डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत पड़ती है, पर डॉक्यूमेंटेशन का जो काम है बहुत ही कम होता है एजाइल मॉडल में, बहुत ही मिनिमल होता है। डॉक्यूमेंटेशन के लिए हम क्या करते हैं, हम एक टिकट क्रिएट करते हैं हर एक रिक्वायरमेंट के लिए। सो वन टिकट फॉर वन रिक्वायरमेंट, एक रिक्वायरमेंट के लिए एक टिकट क्रिएट करते हैं। इसको हम डिफेक्ट या स्टोरी कुछ भी बोल सकते हैं। तो हमने एक टिकट क्रिएट किया, जनरली इसको हम स्टोरी बोलते हैं। अब उस टिकट में क्या होता है, टेस्ट प्लानिंग टीम अपने प्लानिंग इनपुट प्रोवाइड करती है, बिजनेस एनालिस्ट रिक्वायरमेंट को एनालाइज करके अपने इनपुट प्रोवाइड करता है, डिज़ाइन टीम अपने इनपुट प्रोवाइड करती है वर्क फ्लोज और उसके बारे में, डेवलपर्स कोडिंग स्टार्ट कर देते हैं उन इनपुट्स को देख के और अपने कमेंट्स प्रोवाइड कर देते हैं, और टेस्टर जो होता है वो टिकट को टेस्ट करता है, एग्जीक्यूट करता है और अपना टेस्ट रिजल्ट सेम टिकट में प्रोवाइड कर देता है। सो एक टिकट के अंदर अंदर हमारे पास सब कुछ होता है, रिक्वायरमेंट इनपुट, डिज़ाइन इनपुट, टेस्ट रिजल्ट, एवरीथिंग। तो इस तरीके से जो डॉक्यूमेंटेशन का जो काम है बहुत ही कम हो जाता है एजाइल मॉडल में। अब एजाइल मॉडल यूज़ करने के क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं। सबसे पहला तो ये एडवांटेज है कि बहुत ही कम टाइम लगता है जब अगर हमें हमारा फर्स्ट वर्किंग सॉफ्टवेयर लॉन्च करना है प्रोडक्शन में। तो अगर हम एजाइल मॉडल यूज़ करेंगे तो हमारा फर्स्ट वर्किंग सॉफ्टवेयर हम बहुत कम टाइम में लॉन्च कर सकते हैं। कम्युनिकेशन गैप जो होता है बहुत रिड्यूस हो जाता है, क्योंकि सारे के सारे टीम मेंबर्स एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, कम्युनिकेट करते रहते हैं और कर भी सकते हैं। क्रॉस फंक्शनल नॉलेज भी इंक्रीज होती है टीम मेंबर्स की, जो कि क्रॉस फंक्शनल पीपल एक ही टीम में काम करते हैं, डेवलपर्स, testers, requirement business analyst, and everybody is the part of same team. So जो क्रॉस फंक्शनल नॉलेज है वो भी इंक्रीज होता है। बहुत ही कम डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर होता है अगर हम एजाइल मॉडल यूज़ करें तो, और बहुत ही कम प्लानिंग की रिक्वायरमेंट होती है अगर हम एजाइल मॉडल यूज़ करते हैं तो। अब एजाइल मॉडल के डिसएडवांटेजेस क्या क्या होते हैं, तो हमने ये देखा था कि अगर हमें एजाइल मॉडल यूज़ करना है तो सारे के सारे टीम मेंबर जो हैं वो एक ही सिंगल टीम का पार्ट होने चाहिए, और उन सबको एक सेम टाइम जोन में काम करना चाहिए। तो इस टाइप का मैकेनिज्म अचीव करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि मान लो बिजनेस एनालिस्ट है जो US से बिलोंग करता है, यूनाइटेड स्टेट से बिलोंग करता है, डिज़ाइन टीम यूरोप से बिलोंग करती है, डेवलपर आर फ्रॉम चाइना, टेस्टर्स आर फ्रॉम इंडिया। तो इस केस में सबका सब लोगों का एक ही टाइम जोन में काम करना बहुत मुश्किल है। तो प्योर एजाइल मॉडल जो है वो हर बार हम अचीव नहीं कर सकते हैं, इट कैन नॉट बी अचीव एवरी टाइम। देन एजाइल मॉडल जो होता है वो नए प्रोजेक्ट के लिए सूटेबल होता है, बट मेंटेनेंस प्रोजेक्ट के लिए उतना सूटेबल नहीं होता है, बहुत डिफिकल्ट होता है प्योर एजाइल मॉडल मेंटेनेंस प्रोजेक्ट के लिए। फिर जो हमारे कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट होते हैं जहाँ पर हमारी बहुत ही डिपेंडेंसी होती है अलग अलग सिस्टम्स के ऊपर, और अगर वो सिस्टम कोई दूसरी टीम हैंडल कर रही है जो कि हमारी टीम का पार्ट नहीं है, उस केस में तो हम एजाइल मॉडल यूज़ नहीं कर सकते हैं, किसी भी हालत में नहीं कर सकते हैं। अब एजाइल मॉडल हमें कब यूज़ करना चाहिए या कहाँ यूज़ करना चाहिए,
तो एजाइल मॉडल हमें ऐसे प्रोजेक्ट्स में यूज़ करना चाहिए जहाँ पर की जो रिक्वायरमेंट्स है फ्रीक्वेंटली चेंज होती रहती हो। डॉक्यूमेंटेशन पे उतना इंपॉर्टेंस ना दिया जाता है, डॉक्यूमेंटेशन उतनी ज़रूरी ना होती हो, जहाँ पे कि टाइमलाइंस फ्लेक्सिबल हो, लॉन्च डेट को हम कभी भी चेंज कर सकते हैं ऐसा कोई प्रोजेक्ट, और सारे के सारे जो प्रोजेक्ट मेंबर्स हैं, टीम मेंबर्स हैं, वो सेम टीम का पार्ट हो और सेम टाइम जोन में काम करते हैं, और जो क्लाइंट है वो कभी भी कुछ भी डिस्कस करने के लिए रेडी रहता है ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स ऑफ टाइम। तो कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट जिसमें इस टाइप का अरेंजमेंट हो वहाँ पर हम एजाइल मॉडल यूज़ कर सकते हैं। अभी हम समरी देख लेते हैं कि आज हमने क्या क्या डिस्कस किया है। तो आज जो टॉपिक्स हमने डिस्कस किए वो है डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्री मॉडल, व्हाट इज एजाइल मॉडल, process involved in release and sprint, example to understand agile model, points to remember, advantages of agile model, disadvantages of agile model, and when to use agile model। और आज का जो क्वेश्चन है वो ये है कि agile प्रोसेस को एक्सप्लेन करो। सो दैट्स इट फॉर द सेशन। अगर आपको इस पर्टिकुलर सेशन के नोट्स चाहिए तो आप इस पर्टिकुलर ब्लॉग पे जाके ले सकते हो, qpedia.com/sdlc model/agile model। So that's it for the session. Thank you.